हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। आज आपकी इस बोर्ड की प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए आपके लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं जो कि है आपके टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर। अपने पास जो बच्चे क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 1 सॉल्यूशंस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे टॉपिक में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसी के ऊपर आज हमारी ये वीडियो रहने वाली है, जिसमें मैं आज कवर करने जा रहा हूँ अपने पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। आपके पास चार तरीके की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है: रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एक है अपने पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मैंने बाकी भी प्रॉपर्टीज कवर कर रखी है, आप जाकर के उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग स्पेसिफिकली जिस प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में वो रहेगा अपने पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले इस टॉपिक से, जिसका नाम है आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि अपने पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। देखो, सबसे पहले अगर मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करूं, अभी मैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पे नहीं जाता हूं, पहले मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या प्रॉपर्टीज है? वो प्रॉपर्टीज जो कि आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगी, ना कि नेचर ऑफ द पार्टिकल्स पे। मींस मैं ये देखूंगा कि सॉल्यूशन में मैंने जो सॉल्यूट डाला है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स मेरे पास प्रेजेंट है, उनका अमाउंट कितना है, वो कितने हैं। ना कि मैं ये देखूंगा कि मैंने डाला क्या चीज है। मेरे पास जो सॉल्यूट है वो ग्लूकोज है, वो सुक्रोज है, वो एथेनॉल है, वो पेट्रोल है, मुझे उस चीज से मतलब नहीं है। मुझे यहाँ पर जिस चीज से मतलब है वो क्या है अपने पास, कि इसका अमाउंट कितना है। ऐसी प्रॉपर्टीज को जो आपके पास सिर्फ और सिर्फ अमाउंट पे डिपेंड करें, ऐसे प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एंड वन ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये है कि फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाना। ठीक है, ये डिप्रेशन जो यहाँ पे, और जो डिप्रेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, डिप्रेशन का मतलब आप ध्यान रखना आपकी लाइफ वाला डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन का मतलब यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाना, ठीक है, निचले स्तर पर। तो अगर डिप्रेशन पर हम लोग यहाँ पर चले, आपके पास जैसे यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में फ्रीजिंग पॉइंट से शुरुआत हो रही है। देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट की आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है कि किसी भी सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, जब हम लोग सॉलिड की और लिक्विड की बात करेंगे। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट पर किसी भी सॉल्वेंट के लिए जो सॉल्वेंट और जो सॉलिड है और जो लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम में होंगे, और कह रहे हैं ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब उन दोनों का सेम वेपर प्रेशर हो। ठीक है, इट मींस सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर और जो लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर है दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए। ठीक, और अगर ऐसा हो जाता है तो मैं बोलूंगा कि उस टेम्परेचर पर अपने पास ये जो सॉल्वेंट है फ्रीज हो रहा था। तो फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन किया जा सकता है किसी भी सॉल्वेंट के लिए जब उस सॉल्वेंट की लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट जो अपने पास उसका वेपर प्रेशर सेम हो जाए। इस मींस वो अपने पास किसमें हो, इक्विलिब्रियम में वहां पर। ठीक है, चलो इतनी चीज हम लोगों को यहाँ पर समझ आ गई। अभी जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट में सबसे अच्छे एग्जांपल के लिए हम लोग वेपर प्रेशर को अगर मैं भी थोड़ी देर के लिए हटा दूं, तो मैं इसमें आपको फ्रीजिंग पॉइंट की शुरुआत कराता हूं। चलो वाटर से। देखो, वाटर से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वाटर के बारे में आप काफी चीजें जानते हो। वाटर अपने पास एक ऐसी सब्सटेंस है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी इसको बोला जाता है। वाटर के बारे में आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन पता है, क्या उनमें से एक इंफॉर्मेशन इसके फ्रीजिंग पॉइंट की है? आपको पता ही होगा कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, प्योर वाटर का मेरे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है, देखो टी नॉट एफ का मतलब क्या है? टी नॉट एफ का मतलब है फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द प्योर वाटर। कितने डिग्री सेल्सियस होता है आपके पास? ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या लिखते हैं? 273.15 केल्विन। ठीक है, या फिर आप नियर अबाउट 273 केल्विन भी बोल सकते हो। तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट निकल करके आया है, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास किसका है? ये है प्योर वाटर का। किसका है अपने पास? ये प्योर वाटर का। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट में कितना बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर 273.15 केल्विन होता है। एक काम करते हैं, चलो मैंने मान लिया कि मैंने इसमें कोई इंप्योरिटी मिलाई। ठीक है, वो इंप्योरिटी जो है अपने पास, वो इंप्योरिटी कोई सी भी हो सकती है। कोई सी भी इंप्योरिटी का मतलब है कि आप सॉल्ट मिला सकते हो इसके अंदर। ठीक है, सॉल्ट क्यों मिला रहा हूं? क्योंकि ध्यान रहे इंप्योरिटी नॉन वोलेटाइल होनी चाहिए। तो एक केस लेकर के चल रहे हैं, लेट a non-volatile solute is added। तो हम लोगों ने इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं, क्या आपको पता है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब है कोई भी ऐसा सॉल्यूट जो कि वेपर प्रेशर में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाएगा आपको, या फिर आपका अल्टीमेटली सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर उसको कम करके दे देगा। ठीक है, जो कि जल्दी से वेपराइज ना हो पाए, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल, जिनका अपने पास बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम रहता है। तो ये क्या कर देते हैं, आपके पास जल्दी वेपर प्रोड्यूस कर देते हैं, तो वो वोलेटाइल हो गए। और नॉन वोलेटाइल क्या करेंगे? नॉन वोलेटाइल का अगर आप वेपर प्रेशर देखोगे तो वो कम आ रहा होगा। क्यों कम आ रहा होगा? क्योंकि ये वेपर्स जल्दी से रिलीज करते नहीं है। स्पेशली सॉलिड्स की अगर मैं बात करूं तो वो अपने पास सारे के सारे नॉन वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, पेट्रोल जैसे है, पेट्रोल को आप वोलेटाइल कह सकते हो, एसीटोन को वोलेटाइल कह सकते हो, बट जैसे सोडियम क्लोराइड है,
जो कि आपके पास एक सॉलिड सॉल्ट है। ये कैसा सॉल्यूट हो गया मेरे पास, एक नॉन वोलेटाइल। ठीक है, शुगर भी अपने पास कैसी सॉल्ट हो जाएगी, एक नॉन वोलेटाइल, क्योंकि ये इजिली अपने पास वेपर प्रोड्यूस करके नहीं देते हैं। तो मैंने यहाँ पर बोला कि मैंने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर क्या होगा, अब इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो कि पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, ये 0 डिग्री सेल्सियस जो फ्रीजिंग पॉइंट आप देख रहे हो, ये तो प्योर सॉल्वेंट का हो गया मेरे पास। किसका हो गया अपने पास, ये प्योर सॉल्वेंट का। लेकिन अब जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, मींस जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का, मैं उसको लिख देता हूं टीएफ, मींस फ्रीजिंग टेम्परेचर। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, पता है आपके पास ये कितना आएगा, ये जो भी आए आपके पास, बस ये जो टीएफ की वैल्यू है मेरे पास, वो टी नॉट एफ से भी कम हो जाएगी। इट मींस ये जो वैल्यू आ रही है, अब सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया। 0 डिग्री सेल्सियस बोले या फिर 273.15 केल्विन बोले, ठीक है, इससे भी नीचे चला जाएगा आपके पास फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है पूरे सॉल्यूशन का। सो अपने पास यहां पर दो टर्म्स मैंने लिखी है, ये जो टी नॉट एफ है, ये टी नॉट एफ क्या है, ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड, एंड जो टीएफ है ये क्या है अपने पास, टीएफ हो गया आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें मैं बोल रहा हूं कि अब ये 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा वाटर, ये जो वाटर आइस बना रहा था 0 डिग्री पे, अब ये 0 पे नहीं बनाएगा, इससे किसी निचले टेम्परेचर पर आपको आइस बनाता हुआ दिखेगा। तो ये होता है इंप्योरिटी के एडिशन पर। और अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जैसी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को देखें तो वहां पर क्या होता था, वहां पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था। कब बढ़ जाता था, अगर मैं कोई इंप्योरिटी ऐड करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, तो अपने पास कहते हैं कि ये जो चेंज आएगा फ्रीजिंग टेम्परेचर में, मींस जिसको मैं लिखूंगा डेल्टा टीएफ। ठीक है, ये है आपके पास चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन क्यों, क्योंकि ये कम हो रहा है। अब आप मेरे को बताओ कि अगर मेरे को चेंज निकालना है तो चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करके, मतलब टीएफ माइनस टी नॉट एफ, टीएफ माइनस टी नॉट एफ करूंगा। तो मुझे आप खुद बताना इसमें टीएफ बड़ा है या टी नॉट एफ बड़ा है। इसमें अपने पास टीएफ छोटा है, टी नॉट एफ बड़ा है। अगर मैं छोटी क्वांटिटी में से कोई बड़ी क्वांटिटी माइनस करता हूं, तो छोटी क्वांटिटी में से बड़ी क्वांटिटी माइनस करने पर जो चेंज है वो कैसा आता है, नेगेटिव आता है। इसीलिए बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि कम हो गया। ठीक है, तो चेंज भी कैसा निकल करके आएगा अपने पास, नेगेटिव निकल करके आएगा। जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो न्यूमेरिकल में एक चीज ध्यान रखना, कि न्यूमेरिकल में नेगेटिव इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है वहां पर, सो नेगेटिव को हम वहां पे इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसको कहीं कहीं जगह पे टी नॉट एफ माइनस टी एफ भी लिखा हुआ था, जस्ट इन केस। वो किस लिए रहता है, वो आपको ये बता रहा है कि हम लोग चेंज, सिर्फ चेंज कैलकुलेट करना चाहते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है हमें उससे मतलब नहीं। बट हाँ, हमें ये चीज नहीं भूलनी है कि जो चेंज है वो नेगेटिव ही आएगा, बिकॉज चेंज हमेशा फाइनल स्टेट में से इनिशियल स्टेट को माइनस करके निकलते हैं। तो अपने पास अब ये जो डिप्रेशन आया है फ्रीजिंग पॉइंट में, ये जो डेल्टा टीएफ आप देख रहे हो, इसी डेल्टा टीएफ को बोला जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कहते हैं ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ना, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और अगर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए डेल्टा टीएफ को बोला जाता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी, स्मॉल एम, मोलैलिटी, कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी और स्मॉल एम मतलब मोलैलिटी। सो डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। और जब मैं यहां से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराता हूं तो इसको हम लोग कहते हैं के एफ। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई आपके पास डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, जहां पर के एफ क्या है मेरे पास, के एफ है यहाँ पर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसमें अपने पास ये जो के एफ है, इस के एफ को हम लोग क्या कहते हैं, इस के एफ को हम लोग कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये आ गया आपके पास क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी कि आप लोगों ने सॉल्वेंट किस टाइप का यूज करा है। बेंजीन है तो वैल्यू कुछ और होगी, वाटर है तो इसकी वैल्यू अपने पास जो है वो कुछ और हो जाएगी, मीन से अपने पास चेंज होती रहेगी। ठीक है, अब दो चीजें यहां से जरूरी है, एक है इसकी डेफिनेशन, कभी डेफिनेशन पूछ दी जाए, और दूसरी चीज क्या होती है इसकी यूनिट। देखो, अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट बनाना चाहूं, अगर मैं केएफ की बात करूं तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास, ऐसा यूनिट पर आ जाते हैं। किसकी ऐसा यूनिट, केएफ की ऐसा यूनिट। अगर मैं केएफ को देखूं तो केएफ कैसे निकलेगा, ये आपके पास निकलेगा डेल्टा टीएफ बाय एम करके, बिल्कुल डेल्टा टीएफ बाय एम से निकल जाएगा। तो आपको पता है कि ऊपर क्या आ रहा है मेरे पास, ऊपर आ रहा है डेल्टा टीएफ मतलब चेंज इन टेम्परेचर, इसकी यूनिट क्या होगी केल्विन में। और मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है अपने पास, मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो नीचे मेरे पास बनेगा मोल केजी इनवर्स, जब वो ऊपर आएगा, या चलो मैं यहां पर पहले इधर नीचे ही लिख देता हूं, ये बन गया मेरे पास मोल केजी इनवर्स। तो जब मैं इसको कंबाइन करूंगा तो ये बन गया केल्विन मोल इनवर्स और केजी। ठीक है, केल्विन फिर मोल इनवर्स और उसके बाद केजी इनवर्स को ऊपर लाएंगे तो केजी। तो ये होती है अपने पास इसकी यूनिट, केल्विन मोल इनवर्स और केजी।
अब अगली चीज पे अगर मैं आऊं तो अगली चीज क्या होती है, आपके पास ये जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की कोई वैल्यूज आपको नहीं रखनी है। हाँ, वाटर के लिए याद रख सकते हो कि वाटर के लिए जो इसकी वैल्यू अपने पास वो 1.86 होती है, 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, वाटर के लिए केल्विन किलोग्राम पर मोल यूनिट हो गई और 1.86 इसकी वैल्यू हो गई। वाटर के लिए आपको याद रहना चाहिए, बाकी के लिए आपको पेपर में दे देंगे, वैसे तो वाटर के लिए भी गिवन होता है, नहीं भी है तो कोई नहीं, आप याद करके चल सकते हो, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डेल्टा टीएफ के साथ ये जो केएफ यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा है, अगर मैं केएफ की डेफिनेशन आपसे बोलूं, कोई आपसे डेफिनेशन पूछ ले तो आप इसकी डेफिनेशन क्या बताओगे भाई उन्हें? देखो अपने पास अगर मैं मोलैलिटी 1 मोलर कर दूं तो केएफ और डेल्टा टीएफ इक्वल हो जाएंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 मोलर है तो उस समय जो डिप्रेशन है फ्रीजिंग पॉइंट में, वही किसके इक्वल है आपके पास? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के। सो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट में मैं लिख सकता हूं the depression in freezing point, the depression in freezing point या the value of depression in freezing point when the molality of the solution is taken as unity, unity मतलब 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं the value of depression in freezing point when molality of solution is taken as unity। ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वो वैल्यू जिस समय आपने सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी है वो कितनी ले रखी होगी? 1 मोलर। तो ऑब्वियसली बात है डेल्टा टीएफ और केएफ एक दूसरे के इक्वल हो गए होंगे। तो ये रहता है आपके पास यहाँ पर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन और दूसरा इसकी एसआई यूनिट, जो कि आपके लिए जरूरी हो सकती है, एसआई यूनिट, और दूसरी हो गई अपने पास इसकी डेफिनेशन। अब अगर इसमें हम लोग आगे चले तो अब एक चीज इसमें जो बहुत जरूरी है वो है आपके पास इसका ग्राफ। तो देखो अब आप लोग इसका ग्राफ समझना कि ग्राफ जब हम लोग उसे प्लॉट करवाएंगे तो ग्राफ में हम लोगों को क्या करना है। सबसे पहले अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ में हम लोगों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पहले वेरिएबल चूज कर लेना है कि मुझे एक्स और वाई एक्सिस पर क्या वेरिएबल रखना है। ये जो अपने पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे मैं प्लॉट करने जा रहा हूं टेम्परेचर को, यहां पर हम लोग टेम्परेचर प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पर। और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर मुझे प्लॉट करना पड़ेगा वेपर प्रेशर। क्यों वेपर प्रेशर? क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर था आपके पास जिस समय आपके सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल निकल करके आएगा। तो टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर का ही ग्राफ देखना पड़ेगा। सीधी सी बात है, एक सॉल्वेंट का कर्व होगा, यहाँ पर एक सॉल्यूशन का कर्व होगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट के लिए भी बनाएंगे और सॉल्यूशन के लिए भी बनाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पर ऐसे दो कर्व बना करके छोड़ देता हूं। ठीक, ये दो कर्व आपके पास है। अब पहले तो आप मेरे को बताना कि ऊपर वाला कर्व और नीचे वाले कर्व में से कौन सा ऐसा है जो सॉल्वेंट का है और कौन सा अपने पास सॉल्यूशन का है, और कैसे इस चीज को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। देखो अगर आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, बहुत सिंपल सी चीज। आप अगर यहां पर देखोगे कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक बार वेपर प्रेशर ये आया और एक बार वेपर प्रेशर ये आया, सेम टेम्परेचर पर ये कर्व यहां पर वेपर प्रेशर दिखा रहा है जो लोअर वैल्यू है, और सेम टेम्परेचर पर जो मेरे को वेपर प्रेशर उसकी हायर वैल्यू देखने को मिल रही है। तो मेरे को खुद ही बताना कि जब आप लोग एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर जो लोअरिंग है वेपर प्रेशर में वो आ जाती है, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा अपने पास। कहां पर वेपर प्रेशर कम है? किस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर कम है? क्या नीचे वाले पे वेपर प्रेशर कम है? तो ये आपके पास किसका कर्व हो गया? ये हो गया सॉल्यूशन का। इसका मतलब ऊपर वाला किसका होना चाहिए? प्योर सॉल्वेंट का, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट के लिए सेम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा होगा। लेकिन अब इसमें जो जरूरी चीज है वो क्या रहती है अपने पास कि मेरे को तो सॉल्वेंट जो कि लिक्विड स्टेट में है और सॉलिड स्टेट का भी तो दिखाना है। तो और अगर टेम्परेचर कम कर दूंगा तो मैंने बोल दिया कि इस पॉइंट पर ये फ्रीज हो गया, तो अब इसका वेपर प्रेशर कम हो गया होगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट में अगर मैं आ जाऊंगा तो सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसने थोड़ा सा अपने पास चेंज लिया है, या फिर मैं कह सकता हूं कि ट्रांजिशन आया है इस पॉइंट से, कुछ इस तरीके से। अब अपने पास आप इसको नीचे वाले सॉल्यूशन कर्व को पूरा यहां तक लेकर के आओ, तो मेरे पास यहां पर दो चीजें हैं। एक तो हो गया मेरे पास लिक्विड सॉल्वेंट का कर्व, और ये क्या है? ये वाला जो कर्व आप देख रहे हो ये सॉलिड सॉल्वेंट है, या फिर आप कह सकते हो फ्रोजन सॉल्वेंट है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कोई भी ऐसा टेम्परेचर, ठीक है, कोई भी ऐसा टेम्परेचर जिस वक्त आपके सॉलिड स्टेट का और आपके लिक्विड स्टेट का क्या चीज सेम हो जाए? वेपर प्रेशर सेम हो जाए, तो उसको मैं क्या कहूंगा? फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक फ्रीजिंग पॉइंट तो मेरे पास यहां से निकल करके आएगा। देखो ये है आपके पास प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये हो गया मेरे पास प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको मैं बोलूंगा T0F। ये किसकी वैल्यू हो गई अपने पास? T0F की। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर पे लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। ये हो गई अपने पास वैल्यू T0F की, जहां पे आपका लिक्विड सॉल्वेंट तुरंत फ्रोजन सॉल्वेंट में चेंज हो गया इस वाले टेम्परेचर से। ठीक है,
और अगर आप देखोगे तो ये फ्रोजन सॉल्वेंट का अब आपके पास इस पॉइंट पर ये आपका फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी सेम हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, ये मेरे पास क्या रहा होगा, ये मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट रहा होगा सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ऐसे ही तो नपेगा, लिक्विड स्टेट, सॉल्यूशन तो लिक्विड स्टेट में ही है, उसका जो आपके पास वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, फ्रोजन सॉल्वेंट के। इन दोनों का बराबर ही तो आएगा, यहां से ये वेपर प्रेशर आएगा जैसे यहां पर वेपर प्रेशर बराबर था। तो सीधी सी बात है, टी नॉट एफ आगे पड़ रहा है एक्स एक्सिस पे तो ज्यादा है और टी एफ पहले पड़ रहा है तो कम है, तो इनके बीच में जो चेंज आ रहा है ये क्या हो गया मेरे पास, डेल्टा टी एफ। इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा टी एफ मींस चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये होता है आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से बनने वाला ग्राफ। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद अच्छे से समझ आ गया होगा ग्राफ। बाकी जहां पर भी आपको दिक्कत है आप दोबारा इसको जरूर रिविजिट कर सकते हैं, ग्राफ को जितना मैंने समझाया है समझ के करेंगे तो हर चीज समझ आएगी, रटने जैसा इसमें कुछ नहीं, आपको रटना कुछ नहीं है। चलो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। तो चलो अब इस टॉपिक से आने वाले कुछ अपने पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जिसमें अगर मैं सबसे पहला एक फेवरेट क्वेश्चन बोलूं तो वो क्वेश्चन होता है आपके पास कुछ इस तरीके का, जिसमें आपको कहते हैं कि हम लोग गाड़ियों में एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्यों यूज करते हैं। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन आपने देखा होगा मार्केट में, जो भी आप लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं, कार्स चलाते हैं, उसमें क्या होता है मार्केट में एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन आता है, इसको आप कूलेंट में डालते हैं। वैसे जो गाड़ी में अपने पास कूलेंट हम लोग नेचुरली यूज करते हैं वो वाटर होता है, पर अब पानी की बजाय ना आपके पास मार्केट में कुछ एक्स्ट्रा अवेलेबल कूलेंट्स हैं और इनको हम लोग तब यूज करते हैं जब हम किसी ठंडे इलाके में जाते हैं। तो आज पढ़ेंगे इसके पीछे क्या रीजन है। तो क्वेश्चन अपने पास कुछ इस तरीके से आ सकता है कि व्हाई एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, और ऑटोमोबाइल्स में भी कहा रेडिएटर में, क्योंकि हम लोग कूलेंट को कहां डालते हैं, हम लोग कूलेंट को डालते हैं रेडिएटर में। देखो अब इस चीज को समझने के लिए आपको इसका आंसर कैसे करना है, जो चीज मैं आपको बताऊंगा अब आप इसको ध्यान से समझना। अब जो अपने पास एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन को हम लोग ऑटोमोबाइल्स रेडिएटर में डाल रहे हैं, जबकि गाड़ी में जो कूलेंट डलता है वो तो पानी है। तो पानी को ना यूज करके हम लोग एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्यों यूज कर रहे हैं और ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशन होता क्या है, तो आपको एक एक चीज यहाँ पर ध्यान से समझाऊंगा, आप लोग समझना है इसको। देखो अपने पास सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, सोचो कि आप लोग एक सिनेरियो यहाँ पर कंसिडर करो, आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग किसी ठंडी जगह घूमने जा रहे हो, वो ठंडा इलाका कोई सा भी हो सकता है, अपने पास शिमला हो सकता है, मनाली हो सकता है, या फिर मैं कह दूं कि आप चले गए हैं यहाँ पर अपने पास औली जैसी जगह पर। क्या यहाँ पर जो अपने पास सराउंडिंग का टेम्परेचर है क्या वो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी कम होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर अपने पास मैं गाड़ी में कूलेंट में सिर्फ वाटर को यूज करूं तो आपको पता ही होगा कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है अपने पास, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाएगा। तो अगर आपने कूलेंट में सिर्फ पानी डाला हुआ है तो आप इतने ठंडे इलाके पे चले गए जहां पे जो टेम्परेचर है, अगर वो टेम्परेचर कहीं कहीं 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे, मैं कहता हूं -10 है या चलो -5 डिग्री सेल्सियस भी है, तो पानी आपके कूलेंट में जो पड़ा हुआ है वो तो बर्फ बन जाएगा, और इससे आपका कूलेंट जो है अगर वो बर्फ बन गया है तो गाड़ी का जो रेडिएटर है वो बंद हो जाएगा और आपकी अब जो गाड़ी है वो चलना बंद कर देगी। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया जाता है, इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए ये जो वाटर है, इस वाटर में हम लोग मिलाते हैं इथिलीन ग्लाइकोल को। तो यहाँ पर ये जो इथिलीन ग्लाइकोल है, ये इथिलीन ग्लाइकोल का काम क्या होता है, इसी इथिलीन ग्लाइकोल के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। तो इथिलीन ग्लाइकोल को पानी में डाइल्यूट किया हुआ होता है और पानी के साथ जब इसको डाइल्यूट किया जाता है तो इसी का नाम है अपने पास एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। ये जो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन आप लोगों ने बनाया है जिसमें इथिलीन ग्लाइकोल है, अब ये आपके इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसको ये कहीं कहीं -20 डिग्री सेल्सियस पर ले आया है। इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप जाइए औली घूमने जाइए, मनाली जाइए, शिमला जाइए, वहां पर ये आपका गाड़ी का जो कूलेंट है, ये कूलेंट तब तक फ्रीज नहीं होगा जब तक -20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नहीं पहुंचता है बाहर का, और आपकी गाड़ी बिल्कुल बराबर चलती रहेगी। सो इसलिए हम लोग एंटी फ्रीज सॉल्यूशन में किसको यूज करते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल के सॉल्यूशन को, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ वाटर यूज किया होता तो वो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाता, आपकी गाड़ी का जो रेडिएटर है वो काम करना बंद कर देता, और अब आपकी गाड़ी जो है वो आगे नहीं चलेगी क्योंकि इंजन से जो है वो वार्निंग आने लग जाती है। तो ये वाली चीज आपको समझ है यहाँ पर, जो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन मैंने बताया, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन में हम लोग इथिलीन ग्लाइकोल यूज करते हैं। बाकी अगर आपको इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला जानना हो तो ये है अपने पास इथिलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो, ये इथेन 1,2 डाइओल है, ये मेथ है, 2 कार्बन है यहाँ पर, पहले पे भी ओल है दूसरे पे भी ओल है, तो इथेन 1,2 डाइओल, इसी को हम लोग इथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं। सो इथिलीन ग्लाइकोल हो गया आपके पास एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ से हम लोग आंसर में लिख सकते हैं क्या चीज, कि अगर ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशन को क्यों यूज करा है, तो आप इसको प्रॉपर्ली इंग्लिश में कुछ इस तरीके से फ्रेम कर देना कि इफ वी आर मूविंग इन अ स्नो एरिया और इन अ हिली एरिया वेयर टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस and if we use water in our car's radiator it will freeze at that temperature where at 0 degree celsius,
therefore the car's radiator will stop working. Hence we use an antifreeze solution which is made up of ethylene glycol, and it reduces the freezing point of the solution to -20 degrees Celsius. Therefore now our car or our automobile will properly work up to a temperature of -20 डिग्री सेल्सियस। चलो अब यहाँ से एक और अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो हमारे पास यहाँ से एक और दूसरा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉन्सेप्चुअली। तो ये क्वेश्चन अपने पास जो सेकंड क्वेश्चन है जो मैं आपसे अब यहाँ पर लिखने जा रहा हूं वो होता है व्हाई सॉल्ट इज स्प्रिंकल्ड ओवर स्नोई रोड्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपसे अब क्या पूछ रहे हैं। देखो, आपने देखा होगा कि जब हमारे पास पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ जाती है, वहां पर जब अपनी रोड है वो बिल्कुल बर्फ से जाम हो जाती है, तो उसके ऊपर गाड़ियों की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल अच्छे से हो सके तो वहां पे क्या करते हैं, बर्फ के ऊपर जो नमक है उसको डाला जाता है। अब ये नमक क्या करता है, नमक आपके पास वहां पड़ी हुई बर्फ को पिघला देगा, जो रोड पे बर्फ पड़ी हुई पिघल जाती है और गाड़ियां इजिली मूव करती हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है, ऐसा क्या होता है। अपने पास मैं आपको एक सिनेरियो यहाँ पर बताता हूँ। देखो, अगर आपके पास ये जो रोड है, इस रोड के ऊपर क्या होगा, इस रोड के ऊपर ये पूरी यहाँ पर बर्फ की लेयर बन रखी होगी। ठीक है, अगर ये बर्फ की लेयर बन रखी है तो अभी मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ सबसे अपने पास ये टॉप मोस्ट वाली लेयर की। ये आपके पास क्या है, टॉप लेयर ऑफ स्नो। तो ये जो लेयर ऑफ स्नो है, ये जो बर्फ की चादर बिछ गई है, इसके ऊपर क्या करोगे, इसके ऊपर आप ला करके सॉल्ट डालोगे। तो सॉल्ट जब इसके ऊपर डाला जाता है, सॉल्ट यहाँ पर अपने पास सबसे ऊपर वाली लेयर पे ही हम लोग स्प्रिंकल करेंगे। तो जब इसके सबसे ऊपर वाली लेयर पर जब हम लोग सॉल्ट डालते हैं तो देखो ये सॉल्ट क्या करता है, ये सॉल्ट आपके पास एक इंप्योरिटी है। अगर ये सॉल्ट अपने पास एक इंप्योरिटी है तो ये क्या करेगी, ये इस स्नो का जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसको कम कर देगी। ये जो स्नो आपके पास जम रखी है, स्नो कब जम रखी है, ये जमती है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, बर्फ को जमे रहने के लिए एटलीस्ट 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने इसके ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल कर दी, जैसे आपने इसके ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल कर दी, तो अब क्या होगा, सॉल्ट स्प्रिंकलिंग पर जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, जब मैं इसके ऊपर नमक छिड़क दूंगा तो अब इसके पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाएगा। एक एग्जांपल के लिए मैं कह सकता हूं कि चलो -5 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। तो पहले बर्फ जमे रहने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए था, लेकिन अब तो -5 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और अगर सराउंडिंग में इतना टेम्परेचर नहीं अवेलेबल है तो इसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है ये क्या करने लग जाएगी, ये पिघलना शुरू कर देगी। क्यों, क्योंकि इसकी जो नीचे वाली जो लेयर है, जो कि आपके पास अभी भी प्रॉपरली यहाँ पर स्नो जमी पड़ी है, ये पिघलने के लिए क्या करेगी, पिघलने के लिए अब सराउंडिंग से क्या करती है, हीट एक्सट्रैक्ट करती है। तो जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगी तो उसके बाद इसकी टॉप मोस्ट लेयर पिघलने लगेगी और इसके बाद इसके ऊपर अब गाड़ियों की जो मूवमेंट है वो इजिली हो सकती है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने यूज करा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी को। जो बर्फ आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनी रह सकती थी, अब वो 0 पे बर्फ नहीं बनी रहेगी, उसको बर्फ बने रहने के लिए -5 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और अगर सराउंडिंग में इतना टेम्परेचर नहीं अवेलेबल है तो ये क्या करेगी, पिघलना शुरू कर देगी। कैसे, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करके। तो ये होता है आपके पास रीजन क्यों हम लोग सॉल्ट को स्प्रिंकल करते हैं स्नोई रोड्स पे, या फिर बर्फ की जो चादर बिछ जाती है रोड पर। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा ये वाला एग्जांपल भी। तो ये अपने पास कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स है जो आपसे पूछे जाते हैं। अगर यहीं से हम लोग एक और क्वेश्चन की बात करें, एक और क्वेश्चन होता है आपके पास, अब ये सेम ही क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया फॉर्म है क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन ये भी होता है, व्हाई सॉल्ट इज स्प्रिंकल्ड ओवर आइस ब्लॉक इन आइसक्रीम कंटेनर। आप लोगों ने देखा होगा जो अपने पास आइसक्रीम के कंटेनर्स होते हैं, इस आइसक्रीम कंटेनर के अंदर क्या होती है, इस आइसक्रीम कंटेनर के अंदर एक बर्फ की बड़ा सा टुकड़ा रखा हुआ होता है और उसके ऊपर आइसक्रीम से। तो ये जो आइसक्रीम कंटेनर है जिसके अंदर हम लोगों ने आइसक्रीम रखी हुई है ठंडी रखने के लिए, उसके नीचे वहां पर बर्फ होती है, बर्फ से पूरा ढक रखा होता है आइसक्रीम के पैकेट्स को। और आपने देखा होगा कि वो जो आइसक्रीम वाला है वो उसके ऊपर क्या करता है, वो थोड़े थोड़े टाइम में नमक छिड़कता रहता है। तो ये जो सॉल्ट की स्प्रिंकलिंग हो रही है, सॉल्ट की स्प्रिंकलिंग क्यों हो रही है, क्या कर रहा होगा वहां पर। देखो, अब आप लोग इसके पीछे की साइंस समझना कि इसके पीछे साइंस कैसे काम कर रही है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये अपने पास हो गया एक बड़ा सा आइस ब्लॉक। ठीक है, ये हमारे पास एक आइस ब्लॉक है जिसके ऊपर आपने क्या कर रखा होगा, यहाँ से ऊपर इस कंटेनर को क्लोज किया होगा और इसके अंदर मेरे पास ये आइसक्रीम्स के यहाँ पर पैकेट्स रखे हुए हैं। इस तरीके से कई सारे यहाँ पर आइसक्रीम्स के पैकेट्स अपने पास रखे होंगे। और ये वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर अपने पास किसकी हो गई, ये हो गया मेरे पास एक आइस ब्लॉक। देखो होता क्या है, जब हम लोग इसके ऊपर नमक छिड़क देंगे तो नमक छिड़कने से क्या हो रहा है,
ये आपके पास जो आइस है, ये आइस अभी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनी रह सकती है, क्योंकि प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको बर्फ बने रहने के लिए कम से कम कितने डिग्री सेल्सियस की जरूरत है? 0 डिग्री सेल्सियस की जरूरत है। अगर हम लोगों ने इसके ऊपर लाके नमक छिड़क दिया, इफ सॉल्ट इज स्प्रिंकल्ड, अगर यहाँ पे नमक छिड़क दिया जाएगा तो क्या होगा? अब आप मेरे को बताओ, क्या ये अभी भी बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे बना रहेगा? नहीं। सॉल्ट क्या है अपने पास? एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, या मैं कह सकता हूं एक इंप्योरिटी है, और सॉल्ट के कारण अब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ जाएगा। क्या हम इसको कह सकते हैं कि अगर ये ऑन एन एवरेज -5 डिग्री सेल्सियस भी आ गया, तो अब इसको बर्फ बने रहने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ेगी? यहाँ पर -5 डिग्री सेल्सियस की। लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि जो आपका जो कंटेनर है वो क्लोज्ड है। अगर ये कंटेनर क्लोज है तो ये कंटेनर क्लोज होने से क्या होगा? अब ये बर्फ तो पिघलना चाहेगी। ये बर्फ क्यों पिघलना चाहेगी? क्योंकि -5 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए जमे रहने के लिए, जो कि आइसक्रीम के कंटेनर के अंदर नहीं है। और अगर ये पिघलना चाहती है तो इसको हीट एक्सट्रैक्ट करनी है, ये हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेगी। लेकिन क्लोज था कंटेनर, तो अब ये हीट एनर्जी कहां से एक्सट्रैक्ट करेगी? इसके पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन क्या है? इन आइसक्रीम्स के पैकेट से। ये जो आइसक्रीम्स के पैकेट हैं, ये आइसक्रीम्स के पैकेट से क्या होने लग जाएगा? अपने पास हीट का एब्जॉर्प्शन। कौन कर रहा है ये हीट एब्जॉर्ब? ये हीट एब्जॉर्ब कर रही है आपके पास यहां पर पड़ी हुई है बर्फ की ब्लॉक। तो जब आइसक्रीम के पैकेट्स में से हीट एब्जॉर्ब कर ली जाएगी तो आपकी जो आइसक्रीम है ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाएगी। ठीक है, कोई भी चीज ठंडी तब होती है जब उसकी हम लोग हीट निकाल देते हैं। तो ये जो स्नो थी या जो आइस थी अपने पास, इस आइस ब्लॉक ने क्या करा? आइसक्रीम पैकेट से अपने पास वो जो हीट है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, और हीट एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो आइसक्रीम है इसके अंदर अब ज्यादा देर तक ठंडी रहेगी। तो ये होता है यहाँ से एक और आने वाला क्वेश्चन। तो ये थे अपने पास कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो कि काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये जो 3 मैंने आपको बताए हैं। बाकी अब यहाँ पे एक और चीज रहती है इस टॉपिक में, जो कि होता है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सो ये हमारे पास लास्ट टॉपिक रहने वाला है, जो कि आपके लिए जरूरी हो सकता है। सो लास्ट टॉपिक कर लेते हैं यहाँ पर, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जो भी सॉल्यूट आपने इसके अंदर डाला है सॉल्वेंट के अंदर, जिससे आप सॉल्यूशन बना रहे हो, डिप्रेशन ला रहे हो फ्रीजिंग पॉइंट पे, अब आपसे उसका मोलर मास पूछेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। डेल्टा टीएफ के लिए हम लोगों ने केएफ इंटू एम यूज करा था। यहाँ पे जो एम है, ये एम क्या होती थी? मोलैलिटी होती थी। तो एक काम करते हैं, मोलैलिटी को एक्सपैंड करते हैं, क्योंकि मोलैलिटी के फॉर्मूले में ही आते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स का खुद ही फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। सो मोलैलिटी का मेरे पास जो फॉर्मूला है, मोलैलिटी के फॉर्मूले में ऊपर आ रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स। किसके नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं? सॉल्यूट के। और नीचे क्या आता है यहाँ पर? मास। किसका मास आएगा यहाँ पर? सॉल्वेंट का। बस अपने पास ये किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। केजी में नहीं होगा तो ग्राम में होगा, ग्राम में है तो आप नीचे 1000 से डिवाइड कराओगे, जो कि ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जैसी जो टर्म यहाँ पर आई है, आप मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्या ये गिवन मास अपॉन मोलर मास है? तो सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट आपके पास कंपोनेंट ए को ध्यान रखना, कंपोनेंट ए सॉल्वेंट होता है और कंपोनेंट बी मेरे पास सॉल्यूट होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास, तो इसको मैं लिख देता हूं WB, विच इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। किसका मोलर मास? सॉल्यूट का। तो WB बाय MB बन गया। फिर वहीं से आपके पास ये जो मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग क्या लिख लेते हैं? इसको मैं लिख देता हूं WA। तो अपने पास ये जो मोलैलिटी थी, अब इस मोलैलिटी का अगर मैं फॉर्मूला आपके पास बताऊं तो ये क्या हो जाना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए? WB बाय MB, और मल्टीप्लाई हो रहा है 1000 से, और इसको किससे डिवाइड कराएंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि है WA। तो फाइनली ये बन गया WB इंटू 1000 डिवाइड बाय MB इंटू WA। ये आ गई आपके पास यहां से मोलैलिटी। अब इसको पुट कर देते हैं डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M में। तो अभी अभी आप लोगों ने सीखा है डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M है। डेल्टा TF जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, KF है। फिर यहाँ पे जो मोलैलिटी आ रही है, मोलैलिटी की जगह मुझे क्या फॉर्मूला पुट करना चाहिए? देखो, WB इंटू 1000 अपॉन MBWA। तो WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। किसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को? क्या मेरे को इस MB की वैल्यू निकालनी है? बिल्कुल मेरे को इस MB की वैल्यू चाहिए, तो इसको उधर भेज देता हूं, विच इज मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। किसके इक्वल हो जाएगा ये? KF इंटू WB इंटू 1000 एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू WA। ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। और किसका फॉर्मूला हो गया ये? डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। यही है आपके पास मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। आप देख सकते हो कि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर मैं डेल्टा TF की बात करूं, तो ये जो डेल्टा TF आपको दिख रहा है,
ये डेल्टा टीएफ आप मेरे को बताना, क्या ये मास ऑफ द सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है? डब्ल्यू का मतलब है गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, क्या ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बिल्कुल है। इसीलिए मैंने आपको बोला था अपने पास ये क्या होती है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, और ये है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का डेरिवेशन। कोई डेरिवेशन आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ मोलालिटी का जो फॉर्मूला को एक्सपैंड किया है, और कोई भी इसमें कोई नया लॉजिक नहीं लगाया है या कोई नया कॉन्सेप्ट। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, ये था हम लोगों का आज का लास्ट टॉपिक। आई होप आज की वीडियो में आपको जितनी चीजें पढ़ाई गई अच्छे से समझ आई होंगी। जो चीजें मेरे से मिस हो गई हो तो उसको आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जल्दी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।